हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज़ लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी के ऊपर। तो दोस्तों बेसिकली हम इस सीरीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और कैसे कैसे हमारी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज काम करती हैं और जुडिशरीज काम करती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके बारे में देखिए। तो तब तक मैं चैनल का इंट्रो प्ले करके आता हूँ। तो दोस्तों बेसिकली ये एक चेयर है विद अ ब्रोकन लेग, इसको कहते हैं। ये जिनीवा में पैलेस ऑफ द नेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट है खड़ी। ये बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है उसके अंदर जो लोग आते हैं उनको दिखाती है, सिंबलाइज करती है कि जो बॉम्ब्स और माइंस जो प्लांट होती हैं वॉर के अंदर, जो लोग घायल होते हैं, उसको सिंबलाइज करती है। तो मैंने ये यहाँ पे यूज़ करी है इस चेयर को डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। डेमोक्रेसी बेसिकली 4 पिलर्स पे खड़ी होती है किसी भी देश की डेमोक्रेसी, और वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तो हो गई हमारी 3 बेसिक पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और जो चौथा पिलर है, ये आप सोचिए कि कौन सा होता है चौथा पिलर, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई और जो ये मॉडर्न फॉर्म में आज खड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसे कैसे बना, इसकी हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, उसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है सिस्टम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं कुछ, जिसके बेसिस पे एक कंट्री को गवर्न किया जाता है। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और कंट्री का भी हो सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो ये बेसिकली डिफाइन करता है कि किसी कंट्री की पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसके अंदर जो बहुत सारी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनके बीच में पावर रिलेशंस कैसे होंगे, स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में कैसे पावर रिलेशंस होंगे, ये डायनेमिक्स में आता है पॉलिटिकल सिस्टम के, ये कैसे गवर्न होगा, ये सब लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इन प्रिंसिपल बेसिस पे जो लेजिस्लेचर है हमारा, वो अपने लॉज फ्रेम करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे जो रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग देश चलेगा, वो हम नहीं लिख सकते, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल, उनके आधार पर जो लेजिस्लेचर है वो रूल्स यानी कि लॉज बनाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर लॉज खड़े होते हैं किसी भी कंट्री के। अब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस कैसे हुआ? अब दोस्तों इंडिया जो है एक एंशंट सिविलाइजेशन है, तो एंशंट सिविलाइजेशन में भी डेमोक्रेटिक असेंबलीज का कंसेप्ट था, यानी कि सभा और समिति होती थी विलेज लेवल पे भी। बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जो है, वो एक नया कंसेप्ट है इंडिया के लिए। एंशंट टाइम से सभा समिति में भी यही सब होता था। एक रूल्स होते थे फ्रेम, कि कैसे रूल किया जाएगा किसी भी विलेज को। तो ये एक पुराना कंसेप्ट है एंशियंट टाइम से। फिर मिडीवल टाइम में भी आपने देखा होगा कि जो दीवान आम और दीवान खास, ये सब जो थे मुगल दरबार के अंदर जो असेंबलीज थी बेसिकली पीपल की और मिनिस्टर्स की, ये भी एक एग्जाम्पल है पॉलिटिकल सिस्टम का जो एग्जिस्ट करता था उस समय। उनके भी कुछ डिफाइंड रूल्स होते थे, चाहे वो रिटर्न थे कि नहीं, लेकिन रूल्स तो होते थे कंडक्ट के असेंबलीज के अंदर। तो ये मिडीवल इंडिया में भी कंटिन्यू रहा। लेकिन जो मॉडर्न इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन फॉर्म में जो आज की डेट में आप कॉन्स्टिट्यूशन से समझते हैं, वो हमें ब्रिटिशर्स की देन है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट्स पास करे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए, जो बहुत एक्ट पास करे, उनके बेसिस पे आज हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एक्ट थे। अब ये जो बहुत सारे एक्ट पास करे जाते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ओन्ड कंपनी थी इनिशियली। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि जो उनकी मोस्ट प्राइज कॉलोनी है इंडिया, उस पर कंट्रोल रखा जाए।
तो वो अपनी पार्लियामेंट में कुछ लॉस यानी एक्ट पास करते थे जिसके बेसिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में काम करना होता था। तो ये बहुत सारे एक्ट हैं, ये इन सबको इंडिविजुअली अभी समझने की ज़रूरत नहीं है पॉलिटी के अंदर। मैं ये आपको इंडिविजुअली सब जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस ऑफ इंडिया देखेंगे हिस्ट्री वाली सीरीज़ में, उसके अंदर मैं आपको ये इंडिविजुअली एक्ट्स में क्या हुआ था ये समझाऊंगा। अभी के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये बेसिकली एक्ट इंडिया में वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट इशू करती थी। इसके अंदर जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं इसके अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके थ्रू जो विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के थ्रू जो ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्टली अंडर आ गया था इंडिया, ये आप याद रख लीजिए। बाकी मैं आपको इंडिविजुअली सब समझा दूंगा अलग अलग, इनके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे अलग वीडियो के थ्रू। अब इंडिया का जो प्रेजेंट फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा जाता है और बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इंडिया का जो ब्लूप्रिंट था यानी कि नक्शा था जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, 70 to 80% जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन आज की फॉर्म में देखा या इंडिपेंडेंस के वक्त देखा, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आएगा कि कौन से एक्ट पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, तो हमने आंसर करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके प्रोविजन डिटेल में मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस वाली जब हम करेंगे तब मैं आपको उस वीडियो में समझा दूंगा। ये जो 1935 के बाद जो एक्ट बचे थे ये उनकी लिस्ट है। अगस्त ऑफर आया था, क्रिप्स प्रपोजल आया था, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। ये हिस्ट्री वाली वीडियो में मैं आपको सब समझा दूंगा, हिस्ट्री वाली सीरीज जब हम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी कि बेसिकली इंडियंस डिमांड करते थे इंडिपेंडेंस से पहले कि अपने देश को रूल करने का हक सिर्फ इंडियंस को है, और जो इंडिया का आज़ादी के बाद किन रूल्स के बेसिस पे गवर्न होगी उसका अधिकार सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही होना चाहिए, जो कि प्योरली इंडियन होनी चाहिए। ये जो डिमांड थी ये 1920s में भी चल रही थी। जब साइमन कमीशन आया उनका विरोध हुआ कि कोई इंडियन मेंबर ही नहीं था। फिर नेहरू रिपोर्ट हुई, लेकिन फिर भी हम नेहरू रिपोर्ट के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए। तो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ब्रिटिशर्स रिट्रीट करना शुरू हुए इंडिया से, तो जो इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में दिया, उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का रिकमेंडेशन था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का रिकमेंडेशन दिया गया, तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, ये याद कर लेना है। अब ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस थे उनको इस एक्ट के अंदर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया, ए, बी और सी। अब ए में क्या था, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, बी में क्या था, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, और सी में ग्रुप में रखे गए थे बंगाल और असम को, जो कि पार्टीशन के बाद डिवाइड कर दिए गए थे। तो ये बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस को। इनके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी इनडायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से, यानी कि लोग जो वोट करेंगे वो प्रोविंशियल जो असेंबली हैं, यानी कि आप समझ लीजिए स्टेट की असेंबली है, उनके लिए जो लोगों को इलेक्ट करेंगे, और जो लोग इलेक्ट होके आएंगे उन प्रोविंशियल असेंबलीज में वो आगे इलेक्ट करेंगे कि कौन सा बंदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनेगा उस स्टेट से। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली थी कि जो फ्रेंचाइज थी, यानी जो लोग वोट कर सकते थे इनिशियली स्टेट असेंबलीज के लिए भी, वो सिर्फ 30% ऑफ द पॉपुलेशन थे अप्रॉक्सीमेटली, यानी 70% जो लोग थे वो अभी भी वोट नहीं कर पा रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुनने के लिए भी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दिया गया था कि टैक्स के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे और एजुकेशन के बेसिस पे सिर्फ 30% पॉपुलेशन ही वोट कर पाएगी। अब कांग्रेस ने इसके लिए क्यों एग्री किया था, क्योंकि वह चाहते थे कि कम से कम इंडियंस तो सिलेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, ब्रिटिशर्स तो नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने इस प्रोविजन को एक्सेप्ट कर लिया था उस समय। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इलेक्शंस हुए तो बेसिकली कांग्रेस ने 202 सीटें जीती, 210 में से जो उनके लिए रिजर्व की गई थी। मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती, 78 में से जो मुस्लिम लोगों के लिए रिजर्व की गई थी। और प्रिंसली स्टेट में जो 93 मेंबर्स थे, जो प्रिंसली स्टेट थी, उनके 93 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाने थे डायरेक्टली, वहाँ कोई इलेक्शन का प्रोविज़न था नहीं। तो पहला सेशन कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है
कि पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मिली थी, तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। ये जो बोल्ड और अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ ये आपको याद कर लेने अच्छे से, ये डायरेक्ट सिंगल लाइन में पूछे जा सकता है। तो पहला कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में। अब इनके टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको ये भी याद करना है कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ये टेम्परेरी थे। लेकिन 2 दिन बाद जब असेंबली बैठी तो इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट के लिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बन गए। तो पहले परमानेंट प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और टेम्परेरी पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। और अगर फर्स्ट पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, क्योंकि वो 2 दिन के लिए चाहे बने थे, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट थे असेंबली में इसलिए। तो आफ्टर पार्टीशन जब असेंबली मिली तो उसमें 299 मेंबर्स थे, क्योंकि पाकिस्तान वाले जो प्रोविंसेस थे वो अलग हो गए थे, तो सिर्फ 299 मेंबर्स ही बचे थे जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे। उनमें से 229 प्रोविंसेस के थे, जो ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंसेस थे उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, और 70 जो थी जो कि प्रिंसली स्टेट्स की थी। और जब इंडिया आज़ाद हुआ तो यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 14 अगस्त की मिडनाइट को मिली थी, और उसने एक रेजोल्यूशन पास करा था स्पेशल सेशन में कि अब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये पार्लियामेंट का भी काम करेगी, यानी कि पार्लियामेंट जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है, जिसका काम क्या है लेजिस्लेचर का लॉ बनाना, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी बल्कि लॉ भी बनाएगी। और ये कब तक काम किया उन्होंने, 1952 में जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे तब तक यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काम करती रही थी एज अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कौन थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब फंक्शंस क्या क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्या क्या काम करना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जिसके लिए उसको बनाया गया था। तो सबसे पहला काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, ये तो बेसिक एम था उसका, ठीक है। फिर उन्होंने, मैंने जैसे कि बताया, एक्टेड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट, यानी पहला लेजिस्लेचर का काम करा। लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेचर क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी होता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो कि लेजिस्लेटर में जो लॉ बने हैं, यानी कि पार्लियामेंट में जो लॉ बनाए हैं उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव। इंडिया के केस में एग्जीक्यूटिव क्या है, जो कि प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है, इंडिया का एग्जीक्यूटिव का हेड बोलते हैं हम उसको। उसके अंदर एग्जीक्यूटिव का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम क्या है, जो पार्लियामेंट लॉ पास करेगी उनको इंप्लीमेंट करना काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो पार्लियामेंट होगी हमारी लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव होगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं इसको स्टेट्स में देखूंगा तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई हमारी लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, और स्टेट गवर्नमेंट हो गई एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर। तो सेंटर का एग्जीक्यूटिव का हेड क्या होगा, प्रेसिडेंट। तो स्टेट के एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा, गवर्नर। अब ये 3 डेट्स मैं आपको बताऊंगा, ये आपको याद कर लेनी है कि नेशनल फ्लैग हमने कब अडॉप्ट करा, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक कमेटी बनाई गई थी नेशनल फ्लैग पे। तो इन डेट्स पे इन तीनों चीज़ों को अडॉप्ट किया गया। तो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को, और नेशनल सॉन्ग भी 24 जनवरी 1950। अब इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, नेशनल एंथम और सॉन्ग एक ही डेट को याद किया गया, एक ही डेट को अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। और नेशनल फ्लैग हमने आज़ादी से पहले ही अडॉप्ट कर लिया, जुलाई 22 1947 को। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बेसिकली 22 कमिटीज़ बनाई गई अलग अलग में। जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके अंदर 22 कमिटीज़ बनाई गई जिनको अलग अलग टास्क दिया गया कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। उनके मेंबर्स थे। अब जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं इनमें से वो देख लेते हैं फटाफट। इन सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सबको पता ही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी की हेड कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब इनका काम क्या था कि जो ड्राफ्ट बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन का उसको रिव्यू करने का काम था इनका बेसिकली। ये थे हेड डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट हैं इनके आप याद कर लीजिए। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की, यूनियन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जवाहरलाल नेहरू के अंडर था। यूनियन की पावर क्या होनी चाहिए, यूनियन से यहाँ पे मेरा मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे मतलब है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, यानी उनके स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसकी पावर्स क्या होनी चाहिए, ये जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर थी।
अब आप ये ऐसे याद कर लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको सेंटर की ही कमिटीज़ दी गई होंगी, यानी कि यूनियन पावर क्या है और यूनियन का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे आप याद कर लीजिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी थी? फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए और माइनॉरिटी के राइट क्या होने चाहिए, ये दोनों कमिटीज अंडर थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के। और प्रोविंशियल का स्ट्रक्चर यानी कि स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये भी डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल के अंडर थी। स्टेट से नेगोशिएट करना, यानी जो प्रिंसली स्टेट थी 500 कुछ हमारी आज़ादी के बाद, उनको इंटीग्रेशन का काम तो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पर उनसे कैसे नेगोशिएट करना है, इसके ऊपर जो कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये राजेंद्र प्रसाद के अंडर बनी थी। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आप इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्क कर देंगे। तो ये याद रखना कि नेगोशिएटिंग विद द स्टेट्स, ये किसके अंडर थी कमेटी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर। ठीक है, ये चारों आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पहला ड्राफ्ट बना, यानी एक रफ, जैसे आप बना लेते हैं किसी भी चीज़ को काम करने से पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं, तो एक रफ स्केच जो कॉन्स्टिट्यूशन का था वो किसने बनाया था? डॉक्टर B.N. राव, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। ये इन्होंने अक्टूबर 1947 तक एक रफ स्केच बना लिया था। तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, टिक कर सकते हैं कि पहला ड्राफ्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बनाया था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर B.N. राव, ये आपको याद कर लेना है। इस ड्राफ्ट को, यानी इस स्केच को, बेसिक आउटलाइन को फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने देखा था, जो कि अंडर थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के। ठीक है, अब 26 नवंबर 1949, ये आपको याद करनी है डेट, बहुत सिंपल है, 26 जनवरी है, जैसे 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हो गया था। इसकी 3 रीडिंग हुई थी, उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट उन्होंने अप्रूव कर दिया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये आपको याद कर लेना है, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड या फिर पास्ड या फिर एक्टेड, ये 3 वर्ड याद कर लेना है। ये कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेसिकली 11 सेशन हुए थे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 साल यानी 2 साल 11 महीने तक काम किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और जो सारे डिसीजंस थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग 2 मेजॉरिटी कांग्रेस लीडर्स की थी, पर कोशिश की गई थी कि सारे वर्गों के लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, अलग अलग धर्म के हों, चाहे वो राइटिस्ट हों या मुस्लिम्स हो, सबको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। और कोशिश ये की जाती थी कि कंसेंसस यानी कि राजामंदी हो किसी टॉपिक पे, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे सारे डिसीजंस लिए जाते थे। चाहे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों लोगों की ज़्यादा सुनी जाती थी क्योंकि रिस्पेक्टेड थे और सबसे ज़्यादा एल्डरली थे, इनकी बात ज़्यादा मानी जाती थी, पर कंसेंसस के बेसिस पे ही डिसीजन होता था इस असेंबली में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि ये जैसे मैंने बता चुका हूँ आपको, कब पास हुआ था, अडॉप्ट हुआ था और इनैक्ट हुआ था। ये तीनों आपको याद कर लेने वर्ड कि पास कब हुआ था, अडॉप्ट कब हुआ था और इनैक्ट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, ये आएगा तो 26 नवंबर 1949 को। ये प्रियम्बल में नीचे डेट जो लिखी गई है कि किस दिन हुआ है पास, ये वही डेट है। तो प्रियम्बल की डेट क्या है, किस दिन पास हुआ था, किस दिन इनैक्ट हुआ था, किस दिन अडॉप्ट हुआ था, तो वो 26 नवंबर 1949 को है। ठीक है, अब कमेंस कब हुआ था, मतलब उसको लागू कब से किया गया था? कुछ प्रोविजंस तो 26 नवंबर से ही लागू कर दिए गए थे सिटीजनशिप के जैसे, लेकिन मैक्सिमम जो हम डेट ऑफ कमेंसमेंट मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को कमेंस हुआ था। तो अगर कमेंस पूछा जाएगा तो 26 जनवरी 1950 होगा और बाकी हर केस में 26 नवंबर 1949 होगा। अब 3 महीने पहले बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको 3 महीने तक डिले क्यों किया गया कमेंस कराने के लिए? इसका आंसर है ये, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इसलिए चूज किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता था, उसकी मेमोरी में 26 जनवरी 1950 को चूज किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि
26 जनवरी 1950 को क्यों चूज किया गया? क्योंकि पूर्ण स्वराज डे मनाते हैं हम 26 जनवरी 1930 को, पहला बनाया था, तो इसलिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। इनको हम डिटेल से समझेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और शेड्यूल्स को समझेंगे आने वाली वीडियोस में। और प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, और एंड में 12 शेड्यूल्स भी दिए गए। तो ओरिजिनली कितने थे आर्टिकल्स, ये पूछा जा सकता है कि 395 थे और 8 शेड्यूल्स थे। और प्रेजेंटली कितना है? 448 आर्टिकल्स और 25 पार्ट हैं। पार्ट पूछे जा सकते हैं, कितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 25 पार्ट हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। पहली हुई थी 1950 में। 1950 में इसको कमेंस किया गया और 1950 में ही पहली अमेंडमेंट कर दी गई थी एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। और जो लास्ट अमेंडमेंट हुई है 104, वो कौन सी हुई है ये आप देखिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। 103rd जो हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हुई थी EWS रिजर्वेशन के उसमें। और 104th कौन सी हुई है या आप मेरे को कमेंट्स में प्लीज बताइए। तो दोस्तों लास्ट में मैंने जो आपको पहले पिक्चर दिखाई थी, डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं। तो बेसिकली 3 पिलर्स तो सबको ही पता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो चौथा पिलर होता है वो होता है मीडिया का। कई जगह ये लिखा गया है कि ये 4th पिलर NGOs भी होते हैं या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, वो भी सही है। पर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने क्या लिखना है? 4th पिलर ऑफ द जो डेमोक्रेसी है, जिस पे रेस्ट करती है, जिससे कि वो स्टेबल हो पाती है, वो है मीडिया। तो इससे आपको मीडिया की इंपॉर्टेंस के बारे में भी पता चल गया होगा कि मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डेमोक्रेसी में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।